हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की न्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करनी है। तो आज के सेशन में वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक तो हमें मुद्दा समझना है कि शॉर्ट सेलिंग, ये वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। पिछले साल भी हमने इसको डिस्कस किया था, बट अभी फिर से न्यूज़ में है, तो थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ना एक पोर्टल है जिसका नाम है ई समृद्धि पोर्टल, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। हमें थोड़ा बॉन्ड यील्ड के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि अभी कुछ कारणों की वजह से न्यूज़ में आया था। एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे हमारे स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हमें करने ही करने हैं। तो ये कुछ मुद्दे रहेंगे आज के, जो हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि इकोनॉमी के जो भी इश्यूज है ना वो आपके सॉल्व हो जाए। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा जो प्रीलिम्स 2024 का क्रैश कोर्स है ना, वो स्टार्ट होने जा रहा है 8 जनवरी से। इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रीलिम्स का सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा कंप्लीटली। तो एक तरह से ना जल्दी से आपको प्रीलिम्स का सिलेबस करवा दिया जाएगा ताकि आप आने वाले प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाओ। तो सिलेबस तो हो ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम प्रीलिम्स के साथ साथ आपके जो करंट एस्पेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। एंड आपको यहाँ पे सी सेट मॉड्यूल का यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, जीएस के भी और सी सेट के भी। तो एक तरह से ना प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए जो भी सारे कॉम्पोनेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर कवर्ड है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके लिए लिंक डाल दिया है, वहां पे जाइए, वहां पे आप इस कोर्सेज को चेक कर सकते हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि 8, 9 और 10 जनवरी इन तीनों दिन इनकी क्लासेस फ्री रहेंगी। आप इस कोर्स को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो, एंड साथ ही साथ हमारा जो पटेल नगर के अंदर ऑफलाइन सेंटर है ना, वहां पर भी आप इसको अटेंड कर सकते हो। तो दोनों तरह से अवेलेबल है। डेफिनेटली आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं शॉर्ट सेलिंग की तरफ। देखो, आप सब लोग सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है। इसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो शॉर्ट सेलिंग कर पाएंगे सारी कैटेगरीज के लिए। जितनी भी कैटेगरीज होती है सबके लिए शॉर्ट सेलिंग हो पाएगी, पर नेकेड शॉर्ट सेलिंग ये नहीं कर पाओगे। अब आप लोग सोचोगे सर हमें तो शॉर्ट सेलिंग ही नहीं पता, आप यहाँ नेकेड शॉर्ट सेलिंग पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए हो। चिंता मत करो, बहुत सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। एक एग्जांपल समझो, मान लो ये एक पर्सन रहा, ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया वैभव। ठीक है, ये सोचता है कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो ये सोचता है कि यार आज कोई एक कंपनी ढूंढता है, वो कहता है यार आज कंपनी का दाम है, कंपनी के शेयर का दाम है लेट से 100 रुपए। ओके, कल को ये शेयर का दाम लेट से 100 रुपए की जगह 150 रुपया हो गया। तो क्या हुआ था, इसने बाय किया शेयर 100 रुपए के अंदर और उसको सेल कर दिया 150 रुपए के अंदर। तो बीच में ये जो 50 रुपए होंगे, ये 50 रुपया क्या होगा, वैभव का प्रॉफिट। नॉर्मली लोग ऐसा ही तो करते हैं कि सोचते हैं यार आज शेयर का दाम ये है, कल को शेयर ऊपर जाएगा तब हम उसको बेच देंगे, तो अकॉर्डिंगली जो बीच में होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो होती है आम जिंदगी। ठीक है, कि ऐसे हम लोग करते हैं, ये हम सबको पता है। पर एक और तरीका भी है पैसे कमाने का। वैभव थोड़ा चालाक है। वो कैसे? जैसे ये रहा, ठीक है, फिर से इस बात को समझो, नया केस। ठीक है, ये हमारा बंदा है बीच में, इधर हमारे ब्रोकर है। ब्रोकर का मतलब जैसे आपके अलग अलग होते हैं ना, जैसे आपने जीरोदा है, आपके और भी जैसे पेटीएम मनी हो गया, इस तरह से जो भी आपके ब्रोकर हैं जो आपको मदद करते हैं सभी चीजों के अंदर। तो इधर हो गया आपका ब्रोकर, और यहाँ पे तीसरी है क्या, मार्केट, जहां पर आप चीजों को खरीदते हो और बेचते हो। मार्केट का मतलब यही होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब पता क्या किया, वैभव ने सोचा यार एक काम करता हूं, ब्रोकर से मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ शेयर उधार ले लेता हूं। ध्यान से समझना, मैंने शेयर खरीदे नहीं है, मैंने शेयर उधार लिए हैं। सर कितने शेयर? अरे कितने मर्जी, मान लो लेट से इसने 50 शेयर उधार ले लिए किसी कंपनी के। 50 शेयर क्या कर लिए, उधार ले लिए। ठीक है, अब उधार ले लिए तो वैभव के पास वो शेयर आ गए। वो ओनर नहीं है इस शेयर का, उसने बस उधार लिए हैं शेयर। ठीक है, अब जैसे इसने शेयर उधार लिए, तो अब क्या कर सकता है, ये शेयर इसने आगे क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया। मान लो आज के दिन जो मार्केट में उसका दाम है, लेट से इट इज 150 रुपीज। ठीक है, ये जो 50 शेयर जो खरीदे बोरो किए थे ना वैभव ने, इसने ये मार्केट में 150 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिए। ओके ठीक है, अब हो सकता है कल को मार्केट में ये वाला जो शेयर, जिस कंपनी के 50 शेयर खरीदे थे,
हो सकता है वो कंपनी के शेयर का दाम नीचे गिर जाए, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा हो सकता है ना कि कल को कि ये जो शेयर वैभव ने मार्केट में बेचा था 150 रुपए का, कल को हो सकता है ये गिर के 100 रुपए का हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। कल को ना जब ये शेयर 100 रुपए का हो जाएगा, वैभव क्या करेगा, वैभव इसी शेयर को 100 रुपए में वापस खरीद लेगा। और 100 रुपए में कितने शेयर खरीद लिए उसने, 50 शेयर खरीद लिए। फिर क्या करेगा, वैभव के पास 50 शेयर आ चुके हैं, तो वैभव ये 50 शेयर रिटर्न कर देगा ब्रोकर को। तो हुआ टेक्निकली पता क्या, वैभव ने कभी शेयर खरीदे नहीं, मतलब यहाँ पे खरीदे हैं, यहाँ पे क्या किया था उसने, उधार लिए थे। स्टार्टिंग में उसने शेयर उधार पे लिए, उन शेयर्स को 150 रुपए जो मार्केट में दाम चल रहा था उसके हिसाब से बेच दिया। जैसे ही उन शेयर्स का दाम नीचे आया, वैभव ने क्या कर लिया, वो शेयर्स को खरीद लिया सस्ते रेट्स के ऊपर। फिर क्योंकि वैभव के पास अब 50 शेयर आ चुके हैं, तो जो उसने उधार पे लिए हुए थे शेयर, वो उसने वापस कर दिए। तो टेक्निकली पता क्या हुआ, टेक्निकली ये चीज हुई कि वैभव ने ना शेयर खरीदा 100 रुपए का, बेचा 150 का। तो ये भी तो प्रॉफिट है 50 रुपए का। क्यों, क्योंकि वो खरीद रहा है 100 रुपए के अंदर, बेच रहा है 150 के अंदर। बस होता क्या है ना, शॉर्ट सेलिंग के अंदर आप एक ऐसे शेयर को सेल कर रहे हो जो कि आप अभी उसके ओनर ही नहीं हो। क्योंकि जब यहाँ पे वैभव ने इसको सेल किया मार्केट के अंदर, ये क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। जब वैभव ने सेल किया इस शेयर को, तो क्या उसके पास वो ओनरशिप थी उस शेयर की, नहीं, उसने बस वो शेयर उधार पे लिए हुए थे। उधार पे शेयर आए उसके पास, उसने आगे मार्केट में बेच दिए। बाद में जब उन चीजों का दाम कम हो गया उन शेयर्स का, तब उसने उसको खरीद लिया और वापस से फिर इस तरह से शेयर्स रिटर्न कर दिए। तो आप एक बात समझ पाए हो, अभी तक हम ना यही सोचते थे कि यार अगर शेयर ऊपर जाता है तभी हमें फायदा होता है, ये बट आम जिंदगी है। पर आप अगर कोई शेयर नीचे जा रहा है ना, वहां पर आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। यानी कि मैंने आपको बताया ना, एक होता है बुल, बुल मतलब ऊपर जाना, जब शेयर मार्केट ऊपर जाती है दैट इज कॉल्ड बुल। एक होता है बियर, बियर का मतलब होता है उसको नीचे आना। लोगों को लगता है कि सिर्फ बुलिश मार्केट के अंदर आप पैसा बना सकते हो, कि कम रेट पे खरीदा, महंगे रेट के ऊपर बेच दिया। अरे नहीं भैया, जब मार्केट नीचे गिरती है ना, तब भी आप शॉर्ट सेलिंग की मदद से यहाँ पे पैसा आप बना सकते हो। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया सर, शॉर्ट सेलिंग से तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी कि ये कैसे बोरो कैसे हो रहा है, पर अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सेबी ने बोला क्या है, सेबी ने बोला है कि हाँ भैया आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर भी शॉर्ट सेलिंग करी जा सकती है, दैट इज ऑल्सो ओके। दरअसल में ना, अगर आपको पिछले साल की घटनाएं याद हो तो आप और भी बढ़िया ढंग से समझ पाओगे। मैं आपको याद दिलवाता हूँ। आपने अडानी ग्रुप का नाम सुना है, बिल्कुल सर। और आपने एक सुना होगा, एक बहुत फेमस रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की मदद से ना हिंडनबर्ग ने ये सब बोला था कि अडानी में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह करे गए हैं, ऐसा ये सब बोला गया था। ठीक है, उस वजह से अडानी के जो स्टॉक्स बहुत ही हाई लेवल पे चल रहे थे, अडानी के स्टॉक्स अचानक बहुत तेजी से गिर गए। जब ये स्टॉक्स गिरे, तो हिंडनबर्ग ने क्या कर दिया, उन स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग कर दी। लगभग 3-3.5 हजार पे था अदानी एंटरप्राइजेस, वहां से गिरता गिरता ये 1100 हजार रुपए के आसपास यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, हिंडनबर्ग ने ना शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी, तो जैसे उसके प्राइसेस नीचे गिरे, हिंडनबर्ग ने काफी प्रॉफिट कमाया। तो इस चीज को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। क्या है, प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ स्टॉक दैट द सेलर डज नॉट करेंटली ओन एट द मोमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। याद है ना ये वैभव वाला एग्जांपल, वो ट्रांजेक्शन के टाइम पे उसका ओनर था ही नहीं, इस वजह से इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है सर। सर ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या है? देखो नेकेड शॉर्ट सेलिंग आप इतना ध्यान दो, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि बहुत मुद्दा ये उठता नहीं है नेकेड शॉर्ट सेलिंग का। पर आप इतना ध्यान दो कि अगर ये जो पहला वाला स्टेप है, जहां पर आप बोरो करते हो 50 शेयर, अगर मान लो इस स्टेप को मैंने हटा दिया, आपने शेयर्स बोरो ही नहीं किए, तो उस चीज को बोलते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग। यहां पर क्या होता है, इज व्हेन अ ट्रेडर सेल्स शेयर इन सम एसेट विदाउट फर्स्ट बोरिंग देम और इंश्योरिंग देम दैट दे कुड बी बोरोड। हुआ क्या ना, यहां पर वैभव ने डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि भैया मैं आपको ना ये शेयर्स दे दूंगा, पर उसने शेयर उधार लिए भी नहीं है। तो एक्चुअल में होता क्या है, वो मार्केट से पेमेंट ले लेता है, पर कहीं ना कहीं करता क्या है, वो बाद में जाके उसको परचेज करने की कोशिश करता है। तो ये वाली चीज जहां पर आप पहले उधार नहीं लेते हो और डायरेक्टली बेचने की कोशिश करते हो, वो वाली चीज बोली जाती है नेकेड शॉर्ट सेलिंग। आप इतना ध्यान रखो, अगर नहीं भी समझ आ रहा, आप इतना ध्यान रखो कि यार पहला स्टेप है ना, वो नहीं होता अगर, उसको बोलते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग। अगर ये चारों स्टेप्स
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अगर चारों चारों स्टेप्स ऐसे ही हो रहे हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अगर पहला स्टेप आप इसमें से हटा देते हो तो उसको बोलते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग। तो सेबी ने शॉर्ट सेलिंग तो अलाउड है, नेकेड शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। आई होप आपको शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, क्या इसके बीच का अंतर होता है, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इट इज ई समृद्धि पोर्टल। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं या फिर कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी आप कह सकते हो, क्योंकि कॉर्पोरेशन वाले को भी यही हेड करते हैं, तो इनके द्वारा ई समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब देखो, ऐसे समझने से पता नहीं लगेगा कि आखिर ई समृद्धि क्या है। तो दरअसल में इसका दूसरा नाम क्या है, तूरदार प्रोक्योरमेंट पोर्टल। अब आप लोग समझ गए हो। देखो, एक्चुअल में आप नोटिस करो, जैसे हम बात करते हैं तूर दालों की या फिर कुछ और तरह की दालों की भी हम कई बार बात करते हैं, तो इंडिया में ना उनकी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती, और कई बार हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है इंपोर्ट्स के ऊपर, है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि यार ये सब जो चीजें हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस है, इसको हम कहीं ना कहीं खत्म करें, राइट। उसकी वजह से हमें ये पर्टिकुलर चीज हमें देखने को मिल जाती है। एक्चुअल में ना हमारी सरकार का एक विजन है जहां पर हम चाहते हैं कि जैसे हमारी पल्सेस होती हैं, हमारी दालें, और जो हमारी ऑयल सीड्स होती हैं, इनका कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ना कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया हमने, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हमारा जो व्हीट है, राइस है, इनकी प्रोडक्शन के अंदर काफी एक मैसिव इंक्रीज देखने को मिला। उसी तरह से हम सोच रहे हैं एक नई ग्रीन रेवोल्यूशन का, जहां पर पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सभी की हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इस ई समृद्धि पोर्टल के अंतर्गत यहाँ पर जो तूर दाल प्रोड्यूस करते हैं उनको बेहतर दाम मिल पाएंगे, क्योंकि आसानी से प्रोक्योरमेंट हो पाएगी। प्रोक्योरमेंट होगी, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्टली आपके पैसे खाते में पैसे चले जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर पोर्टल यहाँ पे देखा गया है बाय नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ एनसीसीएफ, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा मैं पहले नाफेड और एनसीसीएफ में बता देता हूँ। एनसीसीएफ क्या है, इसको 1965 में स्टैब्लिश किया गया था एज एन एपेक्स बॉडी ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एनसीसीएफ किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है अंडर दिस पर्टिकुलर सोसाइटीज एक्ट। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ नाफेड की, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये डील करती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के साथ, पर ये आती है कौन सी मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये फर्क समझ आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। एनसीसीएफ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है, एंड नाफेड जो है आपकी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा यार ये पोर्टल काम कैसे करेगा। देखो, इस पोर्टल के अंतर्गत क्या होगा ना, जो भी बफर स्टॉक है वो यहाँ पे परचेज किया जाएगा किसानों के द्वारा, मतलब कि किसानों के पास जो पल्सेस का है उसको यहाँ पे परचेज किया जाएगा। ठीक है ना, जो भी किसानों ने इसके ऊपर रजिस्टर किया हुआ है उनसे हम परचेज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट दे दिया जाएगा, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में वो चीज चली जाएगी। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर पोर्टल वो काम करेगा। इसके माध्यम से आपके फार्मर्स, नाफेड और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसा मैं आपको बता रहा था, इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो काफी हद तक हमें कम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो पोर्टल का रजिस्ट्रेशन आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप पैक्स के माध्यम से कर लो, एफपीओ के माध्यम से कर लो, ये हो सकता है। मैं थोड़ा सा ना आपको पैक्स और एफपीओ के बारे में भी समझा देता हूँ। देखो, जब हम ना अपने स्टैटिक पोर्शन के अंदर हम कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम रूरल कोऑपरेटिव की बात करते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव्स की भी बात करते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं ना, तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहां पर सबसे नीचे आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, उसके ऊपर डीसीसीबीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। पैक्स अपने आप में रूरल कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो एक तरह से पैक्स क्या है, पैक्स है विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है ना, जो भी इनको पैसा वगैरह चाहिए होता है, बिल्कुल लास्ट लेवल के ऊपर वहां पर ये चीज जाती है। ठीक है, टॉप लेवल के ऊपर तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वो भी काम करते हैं, फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट डेफिनेटली रूरल लेवल के ऊपर लास्ट लिंकेज प्रोवाइड करने का काम किसका है, वो आपके पैक्स का देखने को मिल जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके एफपीओ जो मैंने आपको डिस्कस किया कि इसके ऊपर थ्रू भी रजिस्टर कराया जा सकता है, तो एफपीओ क्या है, एक तरह से छोटे किसानों को ना काफी सपोर्ट का सिस्टम यहाँ पे एफपीओ के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है।
आप एक चीज इमेजिन करो, जैसे हमारे किसान हैं, अब किसानों के पास ना जो लैंड होल्डिंग है वो अपने आप में बहुत कम है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना कि 2 हेक्टेयर से जो जमीन वाले किसान हैं, अपने आप में इंडिया में लगभग 86% किसानों के पास जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है। अब ऐसे टाइम के ऊपर आप खुद सोचो, जब इतनी कम लैंड होल्डिंग होती है तो कहीं ना कहीं अगर हम कलेक्टिव फार्मिंग के अंतर्गत एंगेज करें तो उसके माध्यम से क्या होगा, सब लोग मिलजुल कर काम कर पाएंगे और कल को इनको अपना प्रोड्यूस कहीं पे बेचना पड़ेगा या फिर कॉर्पोरेट्स के साथ किसी भी तरह की नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हो सकती हैं। प्लस जो इनपुट्स वगैरह खरीदने होंगे वो साथ मिलकर अगर खरीदेंगे तो थोड़ी चीजें आसान हो पाएंगी। तो एक तरह से ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बन गई फार्मर्स की, जो आपस में मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं और डिसीजंस लेते हैं। इस तरह से सब लोग मिलकर कहीं ना आपस में एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हमारे छोटे किसानों की प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है एफपीओस के माध्यम से। इसी को बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की मैं बात कर रहा था ना, जो हम बात कर रहे थे पोर्टल रजिस्ट्रेशन, वो डायरेक्टली कर सकते हो आप, या फिर आप मतलब इसी पोर्टल पे जाके कर सकते हो, या फिर आप पैक्स और एफपीओस के माध्यम से यहाँ पे किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर ई समृद्धि पोर्टल है क्या एंड किस किस तरह की एंटिटीज इसके साथ इन्वॉल्व है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज हायर बोरोइंग बाय स्टेट्स टू वाइडन यील्ड स्प्रेड विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। काफी सा टेक्निकल मुद्दा लग रहा है पर बिल्कुल भी टेक्निकल है नहीं, चिंता मत करो, बहुत ही इजी है। आपको मैं अभी समझा दूंगा इसका मुद्दा क्या है। एक सेकेंड, कोई जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग बॉन्ड के बारे में जानते होंगे। बिल्कुल सर, बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं। बॉन्ड क्या है? एक तरीका है। सर किस चीज का तरीका? पैसा रेज करने का। ठीक है, मान लो किसी कंपनी या फिर सरकार को पैसा चाहिए, ठीक है, वो पता क्या करेगा? वो बॉन्ड जारी करेगा। पता क्या होता है बॉन्ड के अंदर? ये रहा एक कागज का टुकड़ा, ठीक है। इस कागज के टुकड़े के ऊपर कुछ चीजें मेंशन होगी, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 100 रुपए, यहाँ पे लिख दिया रेट 10%, टाइम लिख दिया 3 साल। अब पता क्या होगा, ये कागज का टुकड़ा इशू किया जाएगा। मान लो सरकार को पैसा चाहिए, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो सरकार को पैसा चाहिए, ठीक है। तो सरकार ना मुझे ये बॉन्ड इशू करेगी। मैं क्या क्या करूंगा? मैं सरकार को ना 100 रुपया दे दूंगा। तो क्या हुआ, आज के दिन मेरी जेब से 100 रुपया निकले। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, इस कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा है क्या है? 100 रुपए और 10% 3 साल। तो क्या होगा ना, 1 साल के बाद मुझे इस 100 रुपए का कितना मिलेगा? 10%। वो कितना होता है? 10 रुपए। तो मेरी जेब में 10 रुपए आ गए। दूसरे साल के बाद मुझे 10 रुपए और मिलेंगे। तीसरे साल के बाद मुझे 10 रुपए और मिलेंगे। पर क्योंकि यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ टाइम तो 3 साल ही था ना, तो 3 साल के बाद ये बॉन्ड खत्म हो गया। तो जितना भी मैंने पैसा डाला था, कितना डाला था? 100 रुपए। वो 100 के 100 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स मुझे इस तरह से पैसे वापस आ जाते हैं। ये होता है बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। हुआ क्या यहाँ पे, सरकार को पैसा चाहिए था, आपने सरकार को दे दिया पैसा, और मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ कि मुझे हर साल ये कूपन्स मिल रहे हैं 10-10 रुपए के, और एट द एंड ऑफ द मेजोरिटी आपको जो 100 रुपया था वो अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न हो गया। दिस इज व्हाट इज बॉन्ड। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, यहाँ तो क्लियर है सब चीजें। ठीक है, अब एक चीज इमेजिन करो, यार मुझे ना 3 साल तक रुकना ही नहीं है, मुझे 3 साल तक रुकना ही नहीं है। बीच में मुझे मन किया यार मैं इस बॉन्ड को किसी और को बेच दूं। समझो इस बात को, मैंने क्या कहा कि मैंने बोला कि यार मेरा मन किया कि यार इस बॉन्ड को किसी और को बेच देता हूँ। किसी भी कारण की वजह से, हो सकता है मुझे पैसे की जरूरत हो, या फिर मैं कुछ और पैसे, मैं पैसे कहीं और यूज करना चाहता हूँ, एनीथिंग लाइक दैट। तो क्या हो सकता है ना कि ये जो बॉन्ड है, मैं इसको किसी प्राइस के ऊपर बेचूंगा, ठीक है। अब उसको बोलते हैं बॉन्ड प्राइस। समझना इस बात को। अगर तो मान लो ये जो सरकार बॉन्ड लेकर आई है, अगर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होने का मतलब कि सब लोग इस बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं, पर बॉन्ड तो लिमिटेड है। अगर इस तरह से बॉन्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है, और आप एक बात जानते हो, दुनिया में जिस भी चीज की डिमांड होती है ना, उसके भाव बढ़ जाते हैं। चाहे इंसान की बात करो, चाहे आप किसी भी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की बात करो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, जो बंदा डिमांड में होता है उसके भाव हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो अगर मान लो इस बॉन्ड को खरीदना बहुत सारे लोग चाहते हैं, मेनी पीपल वांट टू बाय दिस बॉन्ड, तो उस बॉन्ड की क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो दरअसल में ये जो बॉन्ड आप 100 रुपए की बात कर रहे थे ना, अब लोग बोलेंगे नहीं यार, मैं 105 रुपया भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दो तो सही है बॉन्ड। तो हो क्या रहा है, लोगों ने क्या किया, इतनी डिमांड थी ना उस बॉन्ड की, तो उस बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया। अब मुझे बताओ,
ये बॉन्ड का प्राइस तो हो गया 100 की जगह 105। पर भैया ये पैसे जो सरकार देगी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ये तो 10 रुपए ही देगी ना, इसमें थोड़ी बदलाव आएगा। नहीं सर, ये तो सेम ही रहेगा। तो हो पता क्या रहा है, आपने ज्यादा पैसे दिए यहाँ पे, और आपका जो यील्ड है, जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो तो 10 रुपए ही है। कितने के ऊपर? 105 रुपए के ऊपर। तो यहाँ पर जो पहले आपको 10% मिल रहा था आपके 100 रुपए के ऊपर, अब वो कितना मिल रहा है? अब वो आपको 9 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो 10% वाली चीज की जगह अब आपको 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज मिल रहा है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब आपके बॉन्ड का प्राइस बढ़ा ना, आपके बॉन्ड की यील्ड कम हो गई। तो दरअसल में होता क्या है ना, आपके बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। जब बॉन्ड प्राइस ऊपर जाता है, बॉन्ड यील्ड नीचे आती है। जब बॉन्ड प्राइस नीचे आएगा तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी। ये बात आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए, बॉन्ड यील्ड क्या होता है एंड अकॉर्डिंगली चीजें क्या होती है। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या है, ये तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, इसमें हमें बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं। ठीक है, अगर ये समझ आ गया फिर कोई इशू होगा नहीं। अब देखो, अब पैसा चाहिए, किसको चाहिए सर? सरकारों को चाहिए हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज को चाहिए हो सकता है, पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ सरकारों की। सर किस सरकार की? अरे दोनों सरकार की। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करेंगे। अब जब हम बात करते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट के केस में, तो स्टेट गवर्नमेंट जब इस तरह से पैसा उधार लेती है, आप बोलोगे सर पैसा उधार ले क्यों रही है स्टेट गवर्नमेंट? वो ले रही है अपने फिस्कल डेफिसिट को खत्म करने के लिए। आप नोटिस करो ना, सरकारें चाहे कोई भी सरकार हो, वो खर्चा ज्यादा करती है, बिल्कुल सर, और कमाई कम। अब खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया, है ना? तो जब ये चीज होती है तो आप मुझे खुद बताओ, जब कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, तो बाकी का जो पैसा होगा वो कहाँ से लाएगी सरकार? सरकार पैसा उधार लेगी। तो इसी को बोलते हैं ना, इसीलिए तो सरकार लोन ले रही है। तो इसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो स्टेट डेवलपमेंट क्या है? एक तरह के बॉन्ड है जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। और क्योंकि आरबीआई एक तरह से इन सभी सिक्योरिटीज को क्या करता है? मैनेज करता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा और भी देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार ना एलएएफ ऑपरेशंस की बात करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रेपो वगैरह के अंदर आपको कुछ सिक्योरिटीज उधार में रखनी पड़ती हैं, तो उनमें भी आप स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को उधार पे रख सकते हो। ठीक है, बाकी और नोटिस करो, आर्टिकल 293 के अंतर्गत ये लिमिट दे रखी है कि हर सरकार कितना उधार ले सकती है। इवन हमारा जो एफआरबीएम है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें ये 3% उस स्टेट का जीएसडीपी का यहाँ पे हमने लिमिट भी फिक्स कर रखी है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली ना ऐसा ना हो कि सरकार अंधाधुंध पैसा खर्च करती रहे और रैंडमली उधार लेती रहे। उस चीज को मेंटेन करने के लिए थोड़ा हमने यहाँ पे इस तरह से टारगेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये तो बात होगी सर स्टेट की। उसी तरह से जब हम बात करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जनरली हम उसको क्या बोल देते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, हालांकि कई बार स्टेट के केस में बोल देते हैं, पर नॉर्मली नॉर्मल क्लेचर को अलग रखने के लिए हम यहाँ पे जी सेक्स यहाँ पे इनको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है ताकि अपने फिजिकल डेफिसिट को ये भी अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाए। यहाँ पर भी ध्यान रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोन्स को मैनेज कौन करता है? ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही यहाँ पे करता है। इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है एलएएफ ऑपरेशंस के रिगार्डिंग। जो भी आप रेपो वगैरह, जो भी बैंक्स वगैरह ना लोन वगैरह लेते हैं रेपो के ऊपर, तो बदले में कुछ उधार पे रखना पड़ता है। तो आरबीआई अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज हैं उसके अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इंक्लूड रहती ही रहती हैं। एफआरबीआर एक्ट के अंदर इसकी भी यहाँ पे लिमिट फिक्स है 5%। ठीक है ना? और यहाँ पर एक तरीका है आरडीजी, आरडीजी बोल सकते हैं, आरडीएस भी बोल सकते हैं, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। उसके माध्यम से ना मेरे और आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं? आरबीआई की इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। कहने का मतलब क्या, आपको खरीदना है, मान लो आप बोलोगे सर मुझे बॉन्ड खरीदना है, तो यहाँ पर रिटेल डायरेक्ट स्कीम के माध्यम से आप इसको डायरेक्टली खरीद सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये तो समझ आया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है और यहाँ पर आपके स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या है। तो हुआ पता क्या है, हमारी कुछ बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों ने बहुत ज्यादा 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 खर्चा कर दिया। बहुत ज्यादा कर दिया क्या सर? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। अब मुझे बताओ, स्टेट्स को चाहिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा उधार लेना है सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकारों ने बहुत सारा पैसा उधार पे लेना है। तो बेसिकली ना हो क्या रहा है, अब स्टेट्स को जब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए कंपैरेटिवली गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार के कंपैरिजन में, अगर राज्य की सरकारों को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि लोग जो होंगे वो इनकी बॉन्ड्स को कम डिमांड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को?
ठीक है ना, क्योंकि आप नोटिस करो स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बॉन्ड्स इशू करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, तो बॉन्ड की सप्लाई बहुत ज्यादा है पर उतनी शायद डिमांड ना हो। तो जब बॉन्ड की कहीं ना कहीं आपका आप नोटिस करोगे कि बॉन्ड की सप्लाई ज्यादा है पर डिमांड कम है, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो कहीं ना कहीं पेमेंट आपको यहाँ पे करनी पड़ रही है स्टेट्स को, वो ज्यादा करनी पड़ेगी इंटरेस्ट रेट के माध्यम से। तो बेसिकली ना, स्टेट्स को अगर पैसा उधार पे लेना है तो स्टेट्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट लोगों को पे करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर उनको पैसा उधार पे लेना है तो उनको वो पैसा कम देना पड़ेगा। मतलब स्टेट के लिए महंगा है लोन लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सस्ता है, क्योंकि स्टेट्स बहुत ज्यादा लोन ले रही हैं, ऐसा यहाँ पे ये आर्टिकल बता रहा है। एक और टर्म यहाँ पे आपका बीच में आया, दैट इज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो आपके दो बॉन्ड्स की बात हो रही है, एक तो आपके स्टेट वाले स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की, और दूसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, इन दोनों के बीच में कितना यील्ड का कितना फर्क है, इसको बोलते हैं बॉन्ड स्प्रेड या बॉन्ड यील्ड। तो हुआ क्या है, हायर बोरोइंग बाय स्टेट्स, स्टेट्स ने बहुत ज्यादा क्योंकि बोरो कर लिया, इस वजह से क्या हो गया, यील्ड स्प्रेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ, यानी कि उनका डिफरेंस, इंटरेस्ट यील्ड के का जो डिफरेंस है वो दोनों क्लास ऑफ बॉन्ड्स के बीच में चेंज हो गया है, काफी उसमें फर्क आ गया है। ये बात आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नो हाइक फॉर पीपीएफ। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ना, उसमें कोई भी हाइक यहाँ पे नहीं करी गई है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, हमारी सरकार के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स देखने को मिलती है। ठीक है, एसएसएस इनको बोलते हैं, क्या है ये, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। अब होता क्या है, देखो जैसे इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे लोग सेविंग्स करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब सरकार ये चाहती है कि जो हमारी जनरल पब्लिक है वो बड़े लेवल के ऊपर इस तरह से सेविंग्स करे, तो उस वजह से कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स हमारी सरकार के द्वारा लाई जाती हैं। अब इसके माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं, लोग पैसा सेव कर रहे हैं, और लोग पैसा सेव कर रहे हैं तो पैसा जाएगा किसके पास, ये पैसा जाएगा सरकार के पास। और सरकार इसको कहाँ यूज करेगी, सरकार इसको यूज करेगी अपने खर्चे के लिए, है कि नहीं। तो आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो ना, कुछ पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के। उसके अलावा आपके जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना, इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, ये किसान विकास पत्र हो गया, ये सारी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से आप सेव कर सकते हो। और इनके ऊपर जो थोड़ा इंटरेस्टेड होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ताकि लोग इसके अंतर्गत इन्वेस्ट कर पाए, मतलब सेव कर पाए इनके माध्यम से। तो होता क्या है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स ये इस तरह के सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिनको मैनेज कौन करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि लोग सेव कर पाए और सरकार भी उस पैसे को यूटिलाइज कर पाए। तो जितना भी डिपॉजिट्स आता है इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत, वो कहाँ जाता है, वो जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स। तो इनके लिए एक अलग से फंड बना हुआ है। तो ध्यान रखना, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया और आपका 3 साल का जो टर्म डिपॉजिट है, उनके लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, पर बाकी जो चीजें हैं उन पर्टिकुलर स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो उतना ही रखा गया है, उसके अंदर कोई भी बढ़ोतरी या कटौती हमें नहीं देखने को मिली। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी कैटेगरीज आप देख सकते हो, पोस्टल डिपॉजिट्स हो सकते हैं, आपके किसान विकास पत्र, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट हो सकते हैं, या फिर स्कीम्स जैसे मैं आपको बता रहा था, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, इस तरह से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये अलग अलग कैटेगरीज हमें देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा ना हमें सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में भी जानना चाहिए। देखो सरकार के द्वारा ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन स्टार्ट किया गया था, उसी कैंपेन का एक हिस्सा है क्या, सुकन्या समृद्धि योजना, जो इसको लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है उनका बेटरमेंट के लिए हम पैसे को यूटिलाइज कर पाए, उनका बेटरमेंट हो पाए, उसकी एक स्कीम है क्या, सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसमें पता क्या होता है, जैसे मान लो कोई पेरेंट्स है और मान लो उनकी कोई बच्ची है, उनकी कोई डॉटर है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, अपनी बच्ची के बिहाफ के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर इस अकाउंट के अंदर ना पैसा डालेंगे, कितना, मिनिमम 250 रुपया और मैक्सिमम डाल सकते हैं 1.5 लाख। एक साल की बात कर रहा हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहां पर ना उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो काफी अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, जो नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर आपको रेट मिलेगा ना, उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा यहाँ पे मिलेगा। तो बाद में जब लड़की की उम्र जब से 18 साल की हो सकती है, तो उस टाइम के ऊपर पैसा निकाला जा सकता है, उसकी शादी के टाइम आप पैसा निकाल सकते हो। इस तरह से क्या होगा ना, तो आप 21 साल के ऊपर जब 21 साल अकाउंट खोले हुए होंगे, तो उस टाइम पे अकाउंट मेच्योर हो जाएगा, या फिर उसकी शादी के टाइम के ऊपर हो जाएगा, जैसा भी आपको देखना चाहो, मतलब जो पहले आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हो क्या रहा है, एक तो आपको पैसा जो मिल रहा है
मतलब जो आप पैसा डाल रहे हो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा खासा मिल रहा है, उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि टैक्स फ्री है जो भी आपका यहाँ पे पैसा इंटरेस्ट वगैरह जनरेट हुआ, और आपको गारंटीड रिटर्न्स भी हो रही हैं। तो देखो इससे फायदा ये हुआ कि एक तो जो पेरेंट्स चाहते थे पैसा अच्छी जगह पे डालना वो हो पाया, उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिला। जो लड़की है उसके नाम के ऊपर ये पैसा है कहीं ना कहीं, तो वो भी उसके लिए, उसके भविष्य के लिए एक अच्छी बात है। एंड अदरवाइज भी सरकार भी अपने एक्सपेंडिचर को यहाँ पे फुलफिल कर पा रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा देखो लास्ट वीक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, इनके आंसर भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ईजी है। देखो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी कि कैपेक्स जिसको बोलते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कोई भी ऐसा खर्चा जो एक तो लंबे समय के लिए हो, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं रेकरिंग ना हो, जो रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग की मैं बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ जो हमारे एसेट या लाइबिलिटी के अंदर बदलाव लेकर आता है, मतलब एक नया एसेट क्रिएट करता है बेसिकली, उसको बोलते हैं कैपेक्स। जो ये चीजें एसेट्स वगैरह के ऊपर इंपैक्ट नहीं आती उनको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये वाले वो वाले खर्चे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मान लो किसी को सैलरी वगैरह देनी हो, अपने गवर्नमेंट, अगर सरकार अपने मुलाजिमों को सैलरी देती है तो हर महीने दे रही है और ना ही इससे कोई एसेट वगैरह क्रिएट होता है, उन सभी चीजों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर मान लो सरकार ने ब्रिज क्रिएट कर दिया, ब्रिज बना दिया, सड़क बना दिया, कुछ ऐसे और बना दिया, ये सब होते हैं कैपेक्स। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी अगर हम एक्वायर करते हैं तो ये कैपेक्स है। आंसर इज यस, क्योंकि अपने आप में एक एसेट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। दूसरी जो बात कर रहा है कि डेट फाइनेंसिंग अगर आप कर रहे हैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इक्विटी फाइनेंसिंग को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे क्या लॉजिक है इस चीज का? जब भी कोई एसेट बन रहा है तो आपका वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। समझे इस बात को? तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपका आंसर क्या बनेगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी था पिछली बार जो दिया था, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये किसके प्रोविजन के साथ लिंक्ड है? देखो मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है और वैसे भी करंट अफेयर्स में ये रहता भी है, बार बार न्यूज के अंदर भी आता है। जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात जब हमने करी थी ना, उसके अंदर आईएमएफ के अंदर हमने इनका पढ़ा भी था। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। करंट अफेयर्स में काफी था, श्रीलंका की वजह से भी था, अदरवाइज भी हमने वैसे को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये थे पिछले हफ्ते क्वेश्चंस। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट से बताओगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर सही क्या है रिगार्डिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एंड दूसरा होमवर्क रहेगा आपका ये वाला। ठीक है, आराम से पढ़ना इस क्वेश्चन को, समझना क्वेश्चन क्या क्या रहा है, एंड फिर कमेंट से आंसर बताना कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ आ गए होंगे। एंड इकोनॉमी जो काफी आपको कई बार मुश्किल लगती थी ना, हमने उसके टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझ समझ के थोड़ा हद तक हमने उसको आसान, आई एम श्योर डेफिनेटली कर लिया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।